वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफ़िकल्ट एयरवे के हवाले से है कि किस तरह अगर आपको किसी पेशेंट को इंटुबेट करना चाहते हैं और उसका एयरवे डिफ़िकल्ट है तो आप किस तरह उसको असिस्ट करेंगे एंड देन हाउ इट विल बी मैनेज। तो आज का लेक्चर इसी हवाले से है। अब डिफ़िकल्ट एयरवे हम किस कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी ऐसे के मुताबिक द क्लिनिकल सिचुएशन इन विच कन्वेंशनली ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट, हर वो कंडीशन वो सिचुएशन जिसमें एक ट्रेन एनेस्थेटिस्ट डिफ़िकल्टी फील करें, उसको डिफ़िकल्टी हो विद द फेस मास्क वेंटिलेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ या बोथ, या ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक एनेस्थेटिस्ट जो है वो सही तरह से मास्क वेंटिलेशन भी उससे नहीं होता या उससे इंट्यूबेशन नहीं होता या दोनों नहीं होते, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डिफ़िकल्ट एयरवे। अब हम किस तरह हमें पता चलेगा कि मास वेंटिलेशन डिफ़िकल्ट है या वेंटिलेशन इंट्यूबेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है? तो जब वो ट्रेन एनेस्थेटिस्ट इंट्यूबेशन के दौरान 2 से 3 अटेम्प्ट करें, ठीक है, 2 से 3 अटेम्प्ट करें और फिर भी उससे ना हो तो हम इसको डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन कहें। या अगर कोई एनेस्थेटिस्ट इंट्यूबेशन में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं और फिर भी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो लेस देन 92 हो, तो इन तीनों कंडीशंस में हम उस पेशेंट को लेबल करेंगे कि ये डिफ़िकल्ट एयरवे है। तो इसी डिफ़िकल्ट एयरवे से बचने के लिए हमें पहले ऑब्ज़र्वेशन करनी चाहिए एयरवे इनॉटमी की, कि हमें एयरवे का इनॉटमी पता चले तो हम अकॉर्डिंग टू दैट फिर अपना प्लान बना लें, तो हमें कोई डिफिशिएंसी जो है वो फिर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो हमें क्या क्या देखनी चाहिए? सबसे पहले हमें देखनी चाहिए माउथ ओपनिंग, कि माउथ ओपनिंग जो है वो ज़्यादा है या लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो ये डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन उसमें होगी। रिसीडिंग मैंडिबल, अगर मैंडिबल पीछे की तरफ जो है पुश हो गई है। पोजीशन नंबर ऑफ एंड हेल्थ ऑफ टीथ, टीथ किस तरह है, बक टीथ तो नहीं है, या एडेंटोलसी जिसके दांत निकल चुके हैं वो तो नहीं है, क्योंकि उनमें भी इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट है। साइज़ ऑफ अ टंग, क्योंकि लार्ज टंग जिसका हो उसमें भी इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होता है। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ नेक, जो नेक की फ्रंट में इंटरनल इन द ओरल कैविटी अगर टिश्यू की स्वेलिंग हो चुकी है, इडीमा बन चुकी है, तो उसमें भी इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगा। डिविएशन ऑफ द लैरिंग्स और ट्रेकिया, क्योंकि यूजुअली जो लैरिंग्स या ट्रेकिया होता है वो मिड लाइन के ऊपर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो अगर ये लेफ़्ट या राइट साइड पर तो डिविएट नहीं हो चुकी है, अपने रास्ते से हट तो नहीं गई है। एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लेक्शन एक्सचेंजर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, जो नेक मोमेंट होते हैं वो किस तरह है, वो तो सही तरह से मोमेंट करते हैं या नहीं करते। तो ये कंडीशन है, अगर किसी पेशेंट में ये प्रेजेंट हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट का जो इनॉटमी है, जो ओरल इनॉटमी है वो ठीक नहीं है और इसमें इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगी। तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको अपने लिए प्लान बनाते हैं ताकि हम इजीली उसको मैनेज कर सकें। अब कुछ टेस्ट हम करते हैं एट द बेड साइड प्री ऑपरेटिव विजिट में ऑफ द पेशेंट, जो कि सर्जरी के लिए प्लान हो। तो हम कुछ टेस्ट करते हैं और उसी टेस्ट की बुनियाद पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आया एयरवे डिफ़िकल्ट होगी या इजी होगी। तो उसमें जो कॉमन टेस्ट यूज़ होती है दैट इंक्लूड मलमपट्टी टेस्ट, थायरोमेंटल डिस्टेंस हम मालूम करते हैं, विल्सन टेस्ट एंड कार्टर टेस्ट वगैरह। इसके अलावा और भी है लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। अब ये जो टेस्ट है ये प्रेडिक्टेड टेस्ट है, ठीक है, ये कंफर्म आपको नहीं बताती कि इस पेशेंट का एयरवे डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मे भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ये एक किस्म की प्रेडिक्शन हमें दे सकती है। आप कुछ पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं कि उसकी मालम पट्टी स्कोर ज़्यादा है, बाकी टेस्ट की स्कोर ज़्यादा है, लेकिन उसका एयरवे नॉर्मल होता है। लेकिन मोस्टली ये अगर किसी में इसकी स्कोरिंग ज़्यादा है तो वो हमें ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका एयरवे डिफ़िकल्ट हो सकती है। मलमपट्टी ग्रेड 3 and 4 with the thyromental distance less than 7 cm predict 80% of difficult intubation। ये रिसर्च से जो है कंफर्म हो चुकी है कि अगर किसी में मलमपट्टी 3 या 4 है या उसका थायरोमेंटल डिस्टेंस लेस देन 7 cm, थायरोमेंटल डिस्टेंस कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मैंडिबल एंड द थायराइड, तो अगर ये लेस देन 7 सेंटीमीटर है तो 80% आप अगर ऐसी 100 बंदे हम लें तो इसमें 80 बंदों का इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट हो। मलमपट्टी टेस्ट हम किस तरह करेंगे
तो सबसे पहले हम पेशेंट को सिटिंग अपराइट पोजीशन में बिठाएंगे, ठीक है। उसको कहेंगे कि आप बैठे और सीधा दीवार को जो है वो आप देख लें। फिर उसको कहेंगे कि अपना माउथ जो है उसको ओपन करें और अपने जो टंग जितना बाहर हो सकते हैं बाहर कर लें। फिर इसके बाद जब वो अपना मुंह ओपन करेगा और टंग को बाहर निकालेगा तो हम उसकी जो एयरवे इनॉटमी है, फेरेंक्स की इनॉटमी है, उसको नोट करेंगे। किस तरह नोट करेंगे? ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक। इसमें अगर किसी का ग्रेड 1 एंड 2 है तो उसका इंट्यूबेशन ईजी होगा, लेकिन अगर 3 या 4 है तो इसका इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगा। अब हम ग्रेडिंग किस तरह करेंगे तो ये देखें। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है पुश। पुश का मतलब है, पी का मतलब है पेलर्स, यू का मतलब है यूविला, एस का मतलब है सॉफ्ट प्लेट एंड एच का मतलब है हार्ड प्लेट। तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर हम फोकस करेंगे। अगर किसी में ये चारों के 4 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं तो हम इसको लेबल करेंगे एज अ ग्रेड 1 और इसमें इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट नहीं होगा। फिर अगर किसी में 3 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं सिवाय पिलर्स के, पिलर्स नज़र नहीं आता, बाकी 3 नज़र आते हैं, तो हम इसको ग्रेड करेंगे 2 और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी में 2 स्ट्रक्चर नज़र नहीं आते और 2 नज़र आते हैं तो हम इसको लेबल करेंगे ग्रेड 3 और इसमें इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अब अगर किसी में कोई भी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आते तो फिर हम इसको ग्रेड 4 करेंगे और इसमें इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगा। तो ये है हमारे पास मलमपट्टी स्कोरिंग। ये देखिए जी, ग्रेड 1 में आपको सब कुछ नज़र आता होगा, ठीक है। ये है हार्ड प्लेट, ये है सॉफ्ट प्लेट, नीचे यूविला भी नज़र आते हैं और पेलर्स भी नज़र आएंगे। फिर ग्रेड 2 में आपको हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट और यूविला सब नज़र आएंगे। ग्रेड 3 में आपको सिर्फ हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट नज़र आते हैं, जबकि ग्रेड 4 में आपको सिर्फ हार्ड प्लेट या कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इन दोनों में इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगा और इन दोनों में इंट्यूबेशन ईजी होगा। अब दूसरी तरफ आते हैं थायरोमेंटल डिस्टेंस। इसमें हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम पेशेंट की जो हेड है उसको फुली एक्सटेंड करेंगे अंदर नेक, जिस तरह इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आते हैं। और जो बोनी पार्ट ऑफ द चिन है, ठीक है, जो मैंडिबल का बोनी पार्ट है, उससे लेकर थायराइड कार्टिलेज की जो प्रोमिनेंट एरिया है, यहाँ से लेकर ये इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम मेजर करेंगे। अगर ये डिस्टेंस लेस देन 7 सेंटीमीटर है तो ये हमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन प्रेडिक्ट करता है। अगर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये इंट्यूबेशन ईजी होगा। इसको हम शॉर्ट नेक कहते हैं। थर्ड वन इज़ द विल्सन स्कोर। विल्सन स्कोर हम किस तरह मालूम करेंगे? तो वो हम हेड और नेक के मोमेंट से मालूम करेंगे, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है या उसकी हेड एंड नेक मोमेंट सही तरह से नहीं है और माउथ ओपनिंग भी सही तरह से नहीं है तो ये हमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर किसी में माउथ ओपनिंग कम है तो इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होगी। अगर किसी में रिसीडिंग मैंडिबल है, मैंडिबल पीछे की तरफ है, तो वो उसमें भी डिफ़िकल्ट होगी। किसी में बक टीथ है जो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में हमारे पास जो इंट्यूबेशन है वो डिफ़िकल्ट होगी। एंड द फोर्थ वन इज़ द कॉल्डर टेस्ट। तो कॉल्डर टेस्ट में हम पेशेंट को बताएंगे कि उसका जो मैंडिबल है उसको फॉरवर्ड करें जितना भी पॉसिबल हो। इस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल के साथ उसका जो लोअर इंसाइजर है, लोअर दांत जो है, अगर वो अपर दांत की बिल्कुल एंटीरियर हो, उससे आगे निकल सकते हैं। जो लोअर इंसाइजर टीथ है वो अपर इंसाइजर से आगे जा सकते हैं, तो ये हमारे पास होगा ग्रेड 1। अगर वो उससे आगे नहीं जा सकते लेकिन उसकी जस्ट बिल्कुल लाइन पे होते हैं, जिस तरह ये है, ये देखिए, ये ग्रेड 1 है। इसमें आप देखें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सीधे बराबर है, तो ये ग्रेड 2 है। और अगर बिल्कुल आगे नहीं जा सकते, न अलाइन हो सकते हैं, न उससे आगे जा सकते हैं, बल्कि उसके पीछे रह चुके हैं,
तो इसको हम ग्रेड 3 कहेंगे। तो इसमें जो ये 2 है ये हमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जबकि ये वाला जो है इसमें इंट्यूबेशन ईजी होगी। अब आप एयरवे को किस तरह क्लियर करेंगे? अगर मास वेंटिलेशन सही तरह से नहीं होते तो उसमें आप, या डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है तो इसमें आप किस तरह एयरवे को क्लियर या मैनेज करेंगे? जो पहले हमने 4 टेस्ट पढ़े, अगर उस टेस्ट की बुनियाद पे हमें पता चलता है कि इसमें इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट है तो हम किस तरह उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एयरवे को क्लियर करते हैं बाय 2 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज़ द हेड टिल्ट चेन लेफ्ट मेथड। इसमें हम हेड को टिल्ट करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, और चेन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो इसको कहते हैं हेड टिल्ट एंड चेन लेफ्ट मेथड। दूसरा है जॉ थ्रस्ट मेथड, जिसमें हम जॉ को ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरीक़ों से हम एयरवे को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट है तो आप इंट्यूबेशन के बजाय एलएमए को, जो लेरेंजल मास एयरवे है, उसको हम इंसर्ट करते हैं। अब हेड टिल्ट एंड चेन लेफ्ट मेथड किसे कहते हैं? तो इसमें कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स के थ्रू हम जाएंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लटाएंगे और उसके शोल्डर को हेड की तरफ जो है खींचेंगे। थर्ड, हम उसकी जो फोर हेड है उसके ऊपर अपना एक हाथ रखते हैं और दूसरे हाथ के जो फिंगर टिप्स हैं उसको मैंडिबल के ऊपर रखेंगे, जो जॉ का बोनी पार्ट होता है उसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम चिन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जॉ जो है उसको सपोर्ट करेंगे और हेड को टिल्ट करके जितना पॉसिबल हो, ठीक है। फिर माउथ को ओपन करेंगे जो थंब है उसके थ्रू, ठीक है। आगे ये देखें, ये दिस इज़ द प्रोसीजर। पहले पेशेंट को लटाएंगे, फिर उसके एक हाथ उसकी सर पर रखेंगे, दूसरा हाथ उसकी चिन पे और उसको थोड़ा सा लेफ़्ट करेंगे और माउथ को दोनों उंगलियों से फिर ओपन करेंगे। तो जैसे पेशेंट की एयरवे इससे पेशेंट की एयरवे जो है वो ओपन हो जाएंगी, तो आप उसकी ब्रीथिंग को असेस कर लें कि उसकी ब्रीथिंग किस तरह है। देखने से भी, सुनने से भी और फील करने से भी। देखेंगे आप उसकी जो चेस्ट मोमेंट है, अगर चेस्ट राइज हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कान उसकी नज़दीक, उसके मुंह की या नाक के नज़दीक लेके जाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगा और फील भी आप कर सकते हैं कि यह भी सांस ले रही है। लेकिन अगर पेशेंट ब्रीथिंग नहीं करते तो आप फिर क्या करेंगे? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करेंगे। लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आप नहीं कर पा सकते तो इसका मतलब है कि एयरवे में कुछ चीज़ अंदर जो है मौजूद है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। अब कुछ कंट्रा इंडिकेशन है इस मेथड के कि उसमें आप चिन टिल्ट, हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट मेथड नहीं कर सकते, लाइक हेड इंजरी, नेक इंजरी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, क्योंकि उसमें जो रिस्पायरेटरी रिलेटेड नर्व्स है वो फर्दर डैमेज हो सकती है और फर्दर जो कंप्लीट का रिस्पायरेटरी अरेस्ट है वो काज हो सकती है। तो इन कंडीशन में हम हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट मेथड नहीं करेंगे। दूसरा जो मेथड है जॉ थ्रस्ट मेथड। तो जॉ थ्रस्ट मेथड हम किसे कहेंगे? इसमें 8 स्टेप हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को सुपाइन पे लिटाएंगे, उसकी हेड को ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ और फिर अपना जो एल्बू है वो पेशेंट की हेड सरफेस के आगे रखेंगे, ठीक है। और अपने दोनों हाथ जो है उसकी हेड के दोनों तरफ रखेंगे, यानी उसकी फेस पे दोनों हाथ रखेंगे और जॉ ऑफ द एंगल, जहाँ पर एंगल जॉ जो है वो एंगल बनाते हैं, जॉ इस तरह होते हैं, ये देखें। तो दिस इज़ द एंगल जॉ। तो दोनों साइड पे जो एंगल ऑफ द जॉ है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ग्रेस्प करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको मूव करेंगे अपने उंगलियों की तरह के साथ। तो इससे आपका जो माउथ है वो ओपन भी हो जाएगा और फॉरवर्ड भी हो जाएगा, ठीक है, और जो है एयरवे क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये मेथड यूज़ किया गया है, ठीक है। ये एंगल्स हैं दोनों साइड पे, उसको थोड़ा सा मोमेंट प्रोवाइड किया है और दोनों फिंगर्स जो है
उसके थ्रू मैंडिबल को आगे पुश किया है, जिससे एयरवे क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चे हैं या चाइल्ड है तो इसमें आप 2 और 3 फिंगर्स जो है यूज़ करेंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। और ये अनकॉन्शियस पेशेंट में हम कर सकते हैं जिसमें हेड, नेक और स्पाइनल कार्ड इंजरी, क्योंकि हमने हेड टिल्ट और चेन लेफ्ट मेथड में के बारे में बताया कि वो इसी कंडीशन में हम नहीं यूज़ कर सकते, तो इस कंडीशन में फिर हम जातर्स मेथड यूज़ करेंगे। अब अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, आपसे इंट्यूबेशन नहीं हो रहे, आप सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो रहे हैं और इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप इसमें एक और डिवाइस फिर इंसर्ट करते हैं फॉर द एयरवे सिक्योरिटी, विच इज़ कॉल्ड लेरेंजल मास एयरवे, या हम इसको LMA कहते हैं। इसके अलावा इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं फॉर शॉर्ट प्रोसीजर, जिसमें 10-15 मिनट का प्रोसीजर हो तो आप इसमें LMA इंसर्ट करते हैं, या डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन या इमरजेंसी में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट ना दूं और वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ करे ड्यूरिंग द सर्जरी, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी इंजर्शन भी इजी है। अब लेरेंजल मास एयरवे की पार्ट्स किस तरह है, तो इसमें एक कफ होता है, जिस तरह इंट्रोट्रेकियल ट्यूब का कफ होता है, जिसमें हम एयर भरते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, ताकि वोकल कॉर्ड को वो सील कर दें, के ऊपर सील कर दें और सारा के सारा एयर जो है इनसाइड द लंग्स जाए और स्टमक के अंदर ना जाए। इसके अलावा एक एयरवे ट्यूब होते हैं जो कि सर्किट के साथ हम कनेक्ट करते हैं, वेल्व होते हैं उसमें, जिसके साथ हम सिरिंज अटैच करते हैं और एयर देते हैं, और इन्फ्लेशन लाइन होता है जो कि जिसके साथ आप एयर को कनेक्ट करते हैं सिरिंज के थ्रू, तो वो उस एयर को फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड द कफ। ये देखिए उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेशन, यहाँ पर हम इसके साथ सिरिंज अटैच करते हैं और उसको इन्फ्लेट करते हैं, तो ये कफ इन्फ्लेट हो जाएगा और ट्रैकिया को सील करेंगे। और इसको हम इसके अलावा ये कनेक्टर है जिसको हम सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, LMA है। इसके लिए कोई लेरिंगोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हम इंसर्ट कर सकते हैं ईजीली। अब इसकी साइज़ की तरफ आप देख लें तो LMA 5 साइज़ जो है उसमें आप कितना एयर डालेंगे, 40 ml, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब में हम एयर कम डालते हैं। LMA क्योंकि उसका जो कफ है वो बहुत बड़ा है, तो हम इसमें ज़्यादा एयर डालेंगे, तो और ये यूज़ होते हैं 70 kg पर्सन के लिए। 4 साइज़ में आप 30 ml एयर डालेंगे और वो यूज़ होते हैं 50 kg के लिए। 2.5 में आप 14 ml डालेंगे और वो 20 to 30 kg के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह 2 साइज़ जो है वो उसमें आप 10 ml एयर डालेंगे और वो बच्चों में यूज़ होते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, तो जो यूज़ हम करते हैं यहाँ पर मोस्ट कॉमनली दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल LMA, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल LMA भी है, ये मोस्टली ENT या मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज़ में यूज़ होते हैं। इंट्यूबेटिंग LMA जो जिसमें आप अंदर ट्रेकिया की तरफ जाते हैं, और प्रोसील LMA दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सक्शन भी लगा होता है, आप इजीली सक्शन भी करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ये वाला यूज़ होते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द टुडे लेक्चर कि डिफ़िकल्ट एयरवे आप किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे कि ये एयरवे डिफ़िकल्ट है, फिर आप डिफ़िकल्ट एयरवे में टेस्ट किस तरह करवाएंगे, अगर जात थर्स्ट एंड हेड टिल्ट मेथड किस तरह करवाएंगे, अगर डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है तो आप LMA यूज़ करेंगे। LMA के बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।